हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021। ठीक है दोस्तों, तो जो हम यहाँ पे इसमें हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें हम कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पढ़ रहे हैं और इसमें हम पार्ट 3 तक कर चुके हैं और ये आज जो है हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4 होगा। इसमें हम जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं, अप्रॉक्स 60 के अराउंड क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। 80 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे अपने लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 जो कि है ये। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। या गाइस यहाँ लिखा है अनुस्मृति है, ध्यान है, प्रत्याहार है और धारणा है। तो इसमें आंसर है आपका ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का गाइस क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है कि महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी कि चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया। ठीक है, कब किया था गाइस? तो 200 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो लिखित रूप में क्या किया था? संग्रहित किया था और योग सूत्र की रचना की थी। तो योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाने लगा। उन्होंने योग के 8 अंग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। तो इसमें यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है वो 8 नियमों में से। तो हमने देखा ध्यान है, प्रत्याहार है, धारणा है, लेकिन अनुस्मृति नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें लिखा है कि जो महाभाष्य के लेखक पतंजलि क्या है? समकालीन थे। तो इसमें लिखा है महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग यानी कि 184 से लेकर 148 जो है ईसा पूर्व के समकालीन थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के टाइम के थे। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक इस कौन थे? तो इसमें बी और डी लिखा है यानी कि गंगेश भी लिखा है और उदयन भी लिखा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में लिखा है कि मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन और उदयनाचार्य जो है न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश जिन्होंने नव न्याय दर्शन को संग्रहित किया था को इसका संस्थापक मानते हैं। ठीक है, लिखा है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो। ठीक है, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े। ठीक है, तो क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर क्या है? पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो गाइज ये है आपकी चारवाक की। तो चारवाक कैसे कहते हैं? जब तक जीवित रहो तो भैया खुश रहो, चाहे ऋण लेके आपको घी पीना पड़े तो पियो। ठीक है, यही इन्होंने बोला। किसने? चारवाक ने बोला। तो ये आप गाइज पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए पढ़ते हैं इसे। इसमें लिखा है कि जो भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी भौतिकवादी विचारधारा का पोषक था। गाइज ये हम सब नोट्स में पढ़ चुके हैं, कुछ हम नया नहीं पढ़े यहाँ पे। तो इस दर्शन का जो है आश्रय था, अभी जो हमने पढ़ा है वही था। ठीक है, और इसका संस्कृत में यहाँ लिखा हुआ है। चलिए लिखा है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का कौन स्वीकार करता है? तो गाइज प्रत्यक्ष प्रमाण को तो भैया चारवाक ही स्वीकार करते हैं। तो लिखा है भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में जो है में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त जो है मतभेद हैं। तो बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं और जैन सांख्य योग जो है विशिष्टाद्वैत जो है दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान जो है उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। गाइस अभी हम देखते हैं कौन से उसमें आया हुआ है। प्रभाकर मीमांसा में इस चारों प्रमाणों के साथ जो है अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया है और भट्ट मीमांसा अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ उपलब्धि को भी प्रमाण माना जाता है। ठीक है,
फिर इन सबके विपरीत चारवाक दर्शन केवल जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, अन्य प्रमाणों को निषेध करते हैं। ठीक है, तो गाइस आइए इतना खतरनाक क्वेश्चन कहाँ है वह है ये देखिए गाइस, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का ये क्वेश्चन है गाइस। अब हमें ये देखना है कि हर एक का पैटर्न जो है ना, हर पेपर का अलग अलग होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लग जाएगा यार ये क्वेश्चन तो यूपी पीसीएस में नहीं पूछा गया, बिहार वाला है वो बिहार वाला यूपी के क्वेश्चन को कह देगा अरे यार ये तो बिहार में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च जो है मूल्य है। तो इसमें लिखा है सी यानी कि काम। लिखा है चारवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थ का, चार पुरुषार्थ कौन से होते हैं, काम, चारों पुरुषार्थ यानी कि काम को परम पुरुषार्थ माना है। कौन कौन से होते हैं गाइस बताइएगा चार पुरुषार्थ। तो इसके अनुसार जो कर्म यानी कि काम की पूर्ति करे, मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चारवाक के अनुसार अर्थ जो है सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य क्या है, इंद्रिय सुख से है। फिर न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया था। इस न्याय दर्शन को किसने करा था, गौतम ने किया था। तो लिखा है न्याय दर्शन को के प्रवर्तन, गौतम का प्रवर्तन किसने किया, गौतम ने किया है। फिर है अक्षपात भी कहते हैं। और न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है, तर्क, निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ और तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो क्या है गैस, न्याय सूत्र है। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, अभी हमने पढ़ा गौतम, महर्षि गौतम। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो गाइस हम पढ़ चुके हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, आइए देखें, वही है, हम जानते हैं। न्याय दर्शन के हैं गौतम, कपिल है आपके सांख्य दर्शन के, कणाद आपके वैशेषिक के, मीमांसा के जामिनी है। फिर लिखा है मीमांसा की के प्रणेता थे गाइस, अभी हमने पढ़ा कौन है, जैमिनी। तो फिर लिखा है, आइए फिर से न्याय दर्शन किस चीज़, आइए यहाँ नहीं हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा दर्शन के प्रवर्तक कौन है और ये क्या बोलते हैं। तो जैसे न्याय दर्शन ये तार्किक चिंतन करता है, ठीक है। मीमांसा दर्शन जो वैदिक अनुष्ठान है उसके वो करना, ठीक है। सांख्य दर्शन में लिखा है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रह, ठीक है। वेदांत दर्शन में लिखा है आत्मज्ञान, और इनके प्रवर्तक भी लिख दिए हैं। न्याय दर्शन के गाइस कौन है, गौतम है। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के गाइस बादरायण है, सारे इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन के आपके कौन है, कणाद है। आपके योग दर्शन के है पतंजलि। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो गाइस कर्म का सिद्धांत आपका अभी हमने, ये है मीमांसा दर्शन थे, ये हम सब नोट्स में पढ़ चुके हैं। तो गाइस ये वाला आप हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, वही सब लिखा है। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है, ये किसने बोला, तो गाइस ये बोला मीमांसा में, ठीक है। तो इसमें लिखा है मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेदों के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है, ठीक है। दो आ गए, तो एक हो गई आपकी पूर्व मीमांसा, एक हो गई आपकी जो है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में वेदों के किस भाग पर विचार किया गया है, कर्मकांड, और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर। तो गाइस ये सब हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ हमने ऐसा नया नहीं पढ़े। अब एक नया कुछ आता है, देखते हैं, कुछ अजीब ही होगा ये क्वेश्चन। लिखा है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का है। इसमें लिखा है अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। गाइस देखिए अपूर्व हमने पढ़ा नहीं था वैसे तो नोट्स में, मीमांसा से संबंधित है। तो यहाँ लिखा है कि अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ओके, मीमांसा दर्शन में एक जो है अदृश्य व्यक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक जो है अति लौकिक कड़ी है और वह इसे अपूर्व कहता है, ठीक है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई और वह जो पहले नहीं था। ओके, अपूर्व हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है। लिखा है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ओके, तो परमाणु की बात हो रही है गाइस, इसका आंसर है वैशेषिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। और इसमें लिखा है महर्षि कणद
जो है इस दर्शन के कौन है प्रवर्तक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? तो गाइस इसका आंसर है, देखिए षट दर्शन में कौन कौन से आते हैं, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग है। तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है गाइस, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। वही सेम बातें लिखे। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो गाइस ये है चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है कि चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है और ये भौतिकवादी दर्शन है और भौतिक और सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। ठीक है, आगे बढ़ते लिखा है अद्वैत दर्शन के जो है आपके संस्थापक हैं। तो गाइस हमने 2-3 तो नाम पढ़े थे, जिसमें से अद्वैत भी पढ़ा था, जिसके संस्थापक थे माधवाचार्य। चलिए आइए बाकी के भी देख लेते हैं अगर हो तो। ठीक है, यहाँ पे है। तो अद्वैत दर्शन के अद्वैत दर्शन के संस्थापक लिखा है शंकराचार्य ने लिखा है कि प्रस्थानत्रयी यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। और इसमें लिखा है ब्रह्मसूत्र पर उनका जो भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य या फिर शारीरिक शास्त्र कहलाता है। फिर लिखा है शंकर के दर्शन को कहा जाता है, अभी हमने क्या पढ़ा, अद्वैतवाद। शंकर यानी कि शंकराचार्य। ओके, फिर लिखा है प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो गाइस किसको कहा जाता है? वही शंकराचार्य को बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या है, हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे और बौद्ध धर्म में कई जो है संकल्पनाओं को अपने दर्शन में सम्मिलित करने के कारण इन्हें क्या बोला गया है? प्रच्छन्न बोध कहा गया है। तो निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है गाइस? छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, ज्ञान के द्वारा। तो इसमें लिखा है अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साध्य स्वीकार किया गया है और इनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान देव मुक्ति। ठीक है, फिर लिखा है ज्ञान के अभाव में जो है मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का जो है अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट इहामुत्रार्थ भोग विराग सम्मत गाइस आप पढ़ लीजिएगा से युक्त है, और जबकि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में जो है भक्ति मार्ग को मोक्ष का साध्य माना गया है। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? किसके वेदांत दर्शन के साथ किसका नहीं है गाइस? यहाँ लिखा है अभिनव गुप्त का। तो किसका है ये देख लेते हैं। वेदांत दर्शन में हमने शंकराचार्य का भी पढ़ा था, हमने रामानुज का भी पढ़ा था, माधवाचार्य का भी पढ़ा था। गाइस रामानुज का क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद था, इनका द्वैतवाद था, इनका अद्वैतवाद था। चलिए, तो इसमें आई होप वही सब लिखा होगा। लिखा वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांतों का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, वैदिक विचारधाराओं की पराकाष्ठा। फिर लिखा है कि वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवद गीता है। तो इन्हें जो है, ये सब नोट्स में हमने पढ़ा था गाइस, कुछ नया नहीं है। तो लिखा है इन्हें जो है दर्शन को तो इन्हें वेदांत दर्शन का क्या बोला गया है? प्रस्थानत्रयी कहा गया है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इन्हें जो है उप संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं। जैसे हमने अभी देखा कि शंकराचार्य का है द्वैतवाद, रामानुज का है आपका विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैतवाद। तो अभिनव गुप्त के मुख्य जो है मुख्य ख्याति यंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, और ये दर्शन के क्षेत्र में क्या है? तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे लिखा है कुछ सूची 1-2 टाइम पीरियड लिखा है। तो गाइस हम एक का तो बिल्कुल ही जानते हैं, गुप्त संवत का गाइस क्या है आपका? ये है। हम शक संवत भी पढ़ चुके हैं गाइस, और हम विक्रम संवत भी पढ़ चुके हैं। हम ये दोनों तो पढ़ ही चुके हैं, और कली संवत बचा है गाइस, ये हमने नहीं पढ़ा। आइए इसका देखेंगे। तो बाकी तो हम जान गए कि तो विक्रम संवत हम जानते थे कि 78 ईसा पूर्व है, और शक संवत आपका 58 है, और गुप्त संवत आपका 300। हमने 319 पढ़ा था, तो अब आसपास में तो यही लिखा है, तो 320 हो गया। आइए अब इसका आंसर, एक लास्ट वाले का आंसर हम देखते हैं। तो गाइस एक ये है कली संवत है 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। बाकी हम जानते हैं। अब इसमें लिखा है जो कि ये सारे वही है। ये विक्रम संवत है, बिल्कुल सही है। शक संवत भी सही है, गुप्त संवत। तो भारत में मुस्लिम शासन का जो है युग क्या 1192 से शुरू हुआ? बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, डी इसका आंसर है। आइए
तो इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, बस हम थोड़ा सा देखेंगे। जो मोहम्मद गौरी है ना, वो क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के संग उनका तराई का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और यहीं से माना जाता है कि मुस्लिमों का जो है आगमन स्टार्ट होता है कहाँ पे, भारत में। तो इसमें और कुछ सच नया नहीं है, इसमें सारी पुरानी बातें लिखी हैं। अब यहाँ लिखा है पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, और यदि इसे विक्रम संवत में जो है दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या होगा गाइस, ठीक है 465। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर आपको, चलिए इसमें क्या लिखा है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कौन सा संवत लिखा है, ये लिखा है शक संवत 465 है, और हमें बताना है विक्रम संवत में, ठीक है। इस टाइम को हमें विक्रम संवत में बताना है। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा है कि 465, ठीक है। आपका ये होता है गाइस शक संवत होता है, और ये होता है आपका विक्रम संवत। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब हम आपको शक संवत निकालना है तो आप क्या करते थे, तो 58 माइनस कर देते थे, और विक्रम संवत में आप 78 को क्या करते थे, प्लस कर देते थे। यही तो हम करते थे। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो गया है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है शक संवत का प्रारंभ जो है आपका कब होता है, 78 ईस्वी से माना जाता है, और विक्रम संवत का आपका 57, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमें एक बार पीछे जाना पड़ेगा एक जगह, और फिर हमसे गलती हो गई है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने विक्रम संवत क्या बताया था, तो दोस्तों यहाँ पे विक्रम संवत है आपका 58, ठीक है। शक संवत है आपका 78, और गुप्त संवत हम जानते हैं, और ये आपका हो गया आपका कली संवत, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कहाँ पहुँच गए थे, कौन से क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करने वाला वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है एक, चाहे तो हम पढ़ लेते हैं, चलिए। तो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है शक संवत का प्रारंभ 78 से है, विक्रम संवत आपका मतलब 57-58 ईसा पूर्व माना जाता है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए क्या है, हमें इतने में इतने और इतने को जोड़ना होगा, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया और कुछ नहीं किया हमने। फिर लिखा एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष क्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तुल्य वर्ष बताना है, तो गाइस हम क्या करेंगे, फिर से हम वही कर देंगे। तो जो भी डेट है उसमें शक संवत को जोड़ दो, और ये आ गई हमारी तुल्य डेट, मतलब जो डेट आ गई। अब इसमें लिखा है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था गाइस, कौन सा था, प्रतिष्ठानपुर था। ये भी हम नोट्स में पूरा पढ़ चुके हैं गाइस। तीन वंश बताए गए हैं, एक आपका चंद्रवंश यानी कि सोमवंश बताया गया है राजपूतों का यानी कि क्षत्रियों का, दूसरा आपका सूर्यवंश बताया गया है, एक अग्निवंश बताया गया है, ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करें चंद्रवंशों का आपका स्थान बताना है, तो एक त्रेता युग में था प्रयाग, और आपका दूसरा था आपका द्वापर युग में था आपका गाइस क्या था, प्रतिष्ठानपुर था। चलिए इसमें लिखा है मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो गाइस इसका आंसर है कन्नौज, ठीक है। तो मौखरी गुप्त सामंत थे, और वे क्या मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, ठीक है। तो इस वंश के प्रमुख जो शासक थे, हमने 3-4-5 नाम याद किए थे। एक था हरि, एक आदित्य, ईशा, सर्व और ग्रह, यानी कि हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा। फिर लिखा है हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में मिलती हैं, तो गाइस आपको कल्हड़ की रास तरंगड़ी में मिल जाएगी, आपको और भी सारी हैं। तो इसमें लिखा है हर्ष, एक तो बाण भट्ट जो उनके कवि थे, दरबारी कवि थे, उनकी हर्ष चरित में मिल जाएगी, कल्हड़ की रास तरंगड़ी में आपको मिल जाएगी, और कालिदास एवं हरिशेन की रचनाओं में जो हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। कालिदास में नहीं मिलेगा, हरिशेन में नहीं मिलेगा, मिला कहाँ है, बाण भट्ट में मिला है गाइस, और कल्हड़ की रास तरंगड़ी में मिला है। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, अभी हमने पढ़ा बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना किसी की है, बाण भट्ट ने करी है। ये क्या है, वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख, हर्षवर्धन है तो वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा अपने पूर्वजों के जीवन व्रत का जो है वर्णन प्रस्तुत करता है। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी गाइस, क्या थी आपकी, कन्नौज थी, ठीक है। थानेश्वर से कन्नौज पहुंच जाते हैं, कौन, हर्ष।
चीनी स्रोत से पता चलता है कि जो हर्ष और राजश्री दोनों जो है साथ साथ कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है स्थानांतरित कर दी ताकि वह राजश्री यानी कि जो उनकी बहन थी उनको प्रशासनिक कार्यों में क्या है सहायता प्रदान कर सके, और ये जो हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। फिर लिखा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी, तो कन्नौज कर ली। फिर इसमें लिखा है कि जो है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक संप्रदायों का जो है आयोजन किया था, सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो गाइस इसका आंसर है कन्नौज और प्रयाग में। तो यहाँ क्या लिखा है, अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने क्या किया, कन्नौज में विभिन्न धर्मों संप्रदाय के आचार्यों को एक विशाल सभा बुलवाई। ठीक है, और चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में जो है 20 देशों से राजा अपने देशों के प्रसिद्ध जो ब्राह्मण थे, श्रमण थे, ठीक है, सैनिक, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुआ। ठीक है, इस सभा की अध्यक्षता कौन करता है, चीनी आतिथ्य ह्वेनसांग वो करते हैं। और साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष में जो है संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे क्या बोले हैं महामोक्ष परिषद कहा गया। और ह्वेनसांग स्वयं जो है छठे जो समारोह था उसके अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और उस वक्त कितने देशों से राजा आए होते हैं, 18 देशों से आए होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का जो है आयोजन किया था गाइस, उसका है नाम है प्रयाग। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका गाइस, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। एक्चुअली क्या हुआ था कि नर्मदा के इधर से हर्ष अपने राज्य का विस्तार करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, नर्मदा के तट पे होता है युद्ध, और यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत जाते हैं। तो इसकी व्याख्या में गाइस कुछ नया नहीं है, बस इतना ही आप देखिएगा। और इसकी जो उल्लेख है वो गाइस आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको अल्लाह प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय की अल्लाह प्रशस्ति में भी मिल जाएगा, और ह्वेनसांग के विवरण में भी आपको ये युद्ध के बारे में मिल जाएगा। तो लिखा है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। अभी हमने जो पढ़ा पुलकेशिन द्वितीय ने करा। फिर लिखा है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का जो समय था वो डेट कौन सी थी गाइस, वो इन्होंने किया है 618 में किया। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें वही सब लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। आइए, इसमें लिखा है कवि बाण निवासी था। ठीक है, अब इसमें कवि जो वाण थे वो निवासी थे, उपरोक्त में से कोई नहीं है। वाण भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गाँव में हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या है, चित्रभानु, तथा माता का नाम क्या है, राजदेवी था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे, तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में आए थे। कब आते हैं वो, वहाँ से 629 में जो है प्रस्थान करते हैं। अपनी भारत यात्रा के बाद ये एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम क्या रखा गया, सीयूकी लिखा। ठीक है गाइस, क्या रखा गया, सीयूकी। तो इसमें लिखा है जो हर्षवर्धन के समय की जो है सर्व प्रमुख घटना क्या थी कि जो ह्वेनसांग भारत आते हैं, ठीक है, उनकी उत्कृष्ट जो है अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखना और पवित्र बौद्ध ग्रंथों पर अध्ययन करना था जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ से चलते हैं चीन से और कहाँ पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं। लिखा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। फिर हमने वही क्वेश्चन है, देखिए ह्वेनसांग हो गया। तो इसमें लिखा है गाइस, तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री क्या नाम है, ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का जो है वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसका आंसर है दूसरा तीसरा, हमने पहले ही देख लिया। अब इसने कहा कि जो सड़क है और नदी मार्ग है लूट मार्ग के जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, गलत। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल भी सड़क जो है सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा जो है सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोष सिद्धता जो है दोष के निर्णय के साधन थे। यानी कि अगर आपने कोई काम की, मतलब आपने कुछ ऐसा दंड आपको दंड दिया जा रहा है तो उसकी सिद्धि के लिए कि आपने क्या वो काम किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, अग्नि जल विष ये सारी टाइप की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो ये वाला सही है। और यहाँ कहा कि सड़क पे क्या इतना सुरक्षित था, बिल्कुल ही गलत है ये वाला। ये बहुत ही मतलब ये
क्या है सड़कों पर क्या होते थे, हादसे होते रहते थे। फिर लिखा है व्यापारियों को जो है नौ घाटों और नौकाओं पर क्या है शुल्क देना पड़ता था। गाइज ये भी सही है, दोनों सही है, मतलब आपका दूसरा तीसरा सही है और आपका पहला गलत है, तो यही इसका आंसर है। और इसकी व्याख्या गाइज आप वही चीज़ है जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। लिखा है हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो गाइज वहाँ का जो शासक था। देखिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसे किसी ने भेजा नहीं था, पहली बात। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक यानी कि ताई सुंग के समकालीन था और इसी राज्य का क्या था, नागरिक था। फिर है तुर्क आक्रांताओं के भय से क्या है ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए जो है पश्चिम में विदेशी यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो वहाँ के नागरिक हैं वो पश्चिम की यात्रा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने तान शासकों की राजधानी यानी कि चंगन से स्वतंत्र रूप से क्या किया, भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। मतलब इन्हें किसी ने भेजा नहीं था, ये खुद से आए। लगभग 13 वर्ष के भारत जो है प्रवास के बाद वह जब वे वापस चीन पहुंचे तब सम्राट उनके जो कृत्य थे उनसे जो उनके कृत्य थे के लिए उन्हें दंडित करने के बजाय क्या करता है, उनका स्वागत करता है और उसे अपने जो है आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त करता है। किसको, ह्वेनसांग को। ठीक है, हालांकि सम्राट ने मना किया था कि आप ऐसी यात्रा नहीं करेंगे पश्चिम की, फिर भी इन्होंने करी, तो दंड इन्हें नहीं दिया गया, इनफैक्ट इनको क्या है सम्मानित किया गया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय क्या है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, तो गाइस इसका आंसर था मथुरा, और जो रेशमी वस्त्र थे उसके लिए था वाराणसी। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है। चलिए देखते हैं, ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा इसे। फिर लिखा है कौशेय शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो गाइस वो है रेशम के लिए हम कौशेय शब्द यूज़ करते थे। ठीक है, फिर लिखा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था, तो गाइस इसका आंसर है नालंदा। कहाँ पे है, बिहार में है। तो लिखा है 637 में ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय गए और इस समय यहाँ के जो कुलपति थे गाइस उनका नाम था शीलभद्र थे। और यहाँ क्या होता है कि इन्होंने योग शास्त्र का अध्ययन किया और इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकट होते हुए क्या हुआ, कांची पहुँचे और यात्रा के दूसरे दिन में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आए और वहाँ उसने क्या है व्याख्यान दिए। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें लिखा है उनकी एक रचना थी, जब वो भारत की यात्रा करते हैं तो वो एक किताब लिखते हैं और उसका नाम था शियुकी। तो ह्वेनसांग की इस रचना के कारण इन्हें याद किया जाता है और तत्कालीन भारत संबंधित काफ़ी जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस किताब में। ठीक है, चीनी यात्री जिसने जो है भीनमाल की यात्रा की थी गाइस वो थे ह्वेनसांग। ठीक है, इसमें लिखा है ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था और इनके यात्रा विवरण कौन सी बुक में लिखे हैं, सीयूकी में। तो ये क्या थे, बौद्ध थे। कौन, ह्वेनसांग। तो सीयूकी नामक जो यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है गाइस, वो ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई है। फिर लिखा है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। बिल्कुल, अब जो ह्वेनसांग के बाद हमने पढ़ा था, कौन पढ़ा था, इत्सिंग। और ये कब आते हैं गाइस, ये आते हैं आपके 671-72 में भारत में आते हैं और अपने सहयोगी कुछ बौद्ध सहयोगियों के संग आते हैं 37। ठीक है, और फिर क्या है, ये बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करते हैं और इनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, बाद में इनके साथियों ने साथ छोड़ दिया, अकेले कैंटन नामक जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल दिए। ठीक है, अब ये वापस जब जाते हैं, वो वापस कब जाते हैं 394 में सुमात्रा से होते हुए चीन वापस लौट जाते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य या उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है, तो इसका लिखा है विनिमय पत्र। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है कि भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है, इसे हुंडी कहा जाता था और व्यापार में माल का क्रय और विक्रय नकद और उधार पर किया जाता है। यदि जो माल है क्रय विक्रय नकद होता था तो ऐसी स्थिति में जो है भुगतान तत्काल कर दिया जाता था। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करते थे तो सौदे का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान जो है साख पत्र माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का
आश्वासन देता था। आधुनिक समय में इस साख पत्र को विनिमय विपत्र यानी कि विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, मतलब चीनी लेखक थे भारत को क्या बोलते थे, बोलते थे यीन तू त्यान तू। ठीक है गाइस, क्या है यीन तू थियान तू, ये भारत के लिए यूज़ किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था गाइस, कौन आते हैं, जब मुसलमान आते हैं ना, मुस्लिम आक्रमण होता है उसके बाद, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो होता है विनाश यानी कि उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो इसमें लिखा है यहाँ भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए जो है अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है इसे। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार था गाइस, कौन सा था सबसे प्राचीन विहार, नालंदा था। ठीक है, इसमें लिखा है कि बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार था। 5वीं सदी में मुख्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। गुप्तों के टाइम में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में क्या है, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और जो है बालादित्य गुप्त, इन्होंने भी इस विहार को क्या दिया था, दान दिया था। फिर नालंदा कहाँ पर स्थित था, तो गाइस कहाँ स्थित था, बिहार में स्थित था। फिर गुप्तोत्तर युग में क्या होता था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन सा था गाइस, कन्नौज था। और कन्नौज किसकी राजधानी थी, पहले हर्ष की थी, और हर्ष वहाँ से क्या करते हैं, पहले थानेश्वर में हर्ष की राजधानी थी और वहाँ से वो स्थानांतरित करते हैं राजधानी को, कहाँ करते हैं, कन्नौज, और वहीं पे व्यापार का केंद्र भी था। गाइस ये आप क्या करिएगा, इसको आप खुद से पढ़िए, ये जो हम नोट्स में पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार देखिए। कन्नौज के बारे में, जब हर्ष मर जाते हैं तो 3 शासक हैं यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनमें क्या होता है, आक्रमण होता है कन्नौज के लिए, और इसमें कौन जीते हैं, प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार। फिर इसमें लिखा है सामंतवाद का विकास जो है गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, और इस काल में भूस्वामी, मध्यम वर्ग और जो है आश्रित कृषक वर्ग जो है अस्तित्व में आया। आइए देखते हैं। तो इस यहाँ पे ए है यानी कि दोनों सही है, और जो इसने कहा कि जो आर है ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है व्याख्या। तो इसमें लिखा है चीनी तीर्थ यात्री जो फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई जो है चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया था। ओके, तो जो कि गलत है। फिर लिखा है चीनी जो तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। गलत, बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही गलत है गाइस, ना तो ए ना बी। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका। यहाँ लिखा है गाइस चीनी जो तीर्थयात्री हैं यानी कि फायान गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और 399 से लेकर जो है 414 में उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग का जो टाइम पीरियड था जब वो आता है, वो आते हैं 629 में आते हैं, और तंग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करते हैं। ह्वेनसांग जो है हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही जो है बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया था और वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। कौन, हर्ष। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अलमसूदी और अल बरूनी ने किया था। और लिखा है सांपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। गाइस देखिए यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने नोट्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि आप सोचें कि घटना चक्र ही सब कुछ है, तो घटना चक्र सब कुछ तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जिसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी पढ़े। तो इसमें गाइस क्या लिखा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद और अलमसूदी और अल बरूनी ने किया था, तो पहला सही है। फिर लिखा है आपका सांपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो दूसरा भी सही है आपका। ठीक है दोस्तों, तो गाइस यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। लिखा है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। ठीक है, चलो 4 धाम थे इनके। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। ओके, तो उन्होंने जो है प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ओके, चलिए हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर लिखा है कि उन्होंने जो है वेदांत का प्रसार
किया। ठीक है, चलिए फिर इसमें क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं कि उसके लिखा है कि इनके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो गाइस इसमें लिखा है उन्होंने प्रयाग को है तीर्थ राज नाम दिया, ये गलत है। ठीक है, उन्होंने बौद्ध जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है 4 धाम स्थापित किए, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं जो फोर्थ था गाइस, वो लिखा है, इसमें लिखा है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है शंकराचार्य, देखिए इनका आया भी वेदांत दर्शन से ही था। ठीक है, तो शंकराचार्य को जो है शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस? केरल में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कलांडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्ध जैनियों के प्रभाव में आकर जो हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। ठीक है, इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। ठीक है, फिर हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें जो है सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली और वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने क्या संपूर्ण भारत में पैदल यात्रा की और उनने जो उनके दर्शन है क्या है? अद्वैत वेदांत है या अद्वैतवाद है। ठीक है, तो शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित 4 मठ क्या वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। कौन कौन से वो 4 मठ हैं 4 दिशाओं में? तो जो ऊपर है गाइस, ऊपर जो आपका यानी कि उत्तर में है वो है ज्योतिर्मठ, कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और जो आपका पूर्व में है वो पूरी उड़ीसा में है। और जो पश्चिम में है द्वारिका गुजरात है। और दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटका में है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आदि शंकर को बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था गाइस, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। फिर आदि शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित 4 मठ कौन से थे गाइस? अभी हमने देखा ज्योतिर्मठ था, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है गाइस? इसका आंसर आप खुद दीजिए। ठीक है, इसकी व्याख्या आप खुद पढ़िए क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें लिखा है सी यानी कि हरिशेन हर्ष। ठीक है, तो इसमें लिखा है रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय लिखा है, भवभूति आपका कन्नौज के यशो वर्मन लिखा है और दंडी आपका नरसिंह वर्मन लिखा है। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है कि हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति का जो है रचयिता था। ठीक है, तो हरिशेन के लिए यहाँ लिखा है हर्ष, और जबकि ये प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे जो कि किससे रिलेटेड थी? आपकी समुद्रगुप्त से रिलेटेड थे, ना कि हर्ष थे। ठीक है, तो तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक जो है संचिव था, जबकि जो है हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट था। और इनने क्या लिखी थी? हर्ष चरित लिखी थी गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते लिखा है अमीर खुसरो और कालिदास। ओके, चलिए इसमें लिखा है अमीर खुसरो। ठीक है, कुछ नाम लिखे हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से नाम। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेन और वाण भट्ट। अभी हमने देखा, जैसे कि अभी हमने देखा वाण भट्ट का देख लिया, हर्षचरित का। ठीक, आइए चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, एक हो गए अमीर खुसरो। फिर है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, नवरत्नों में से एक थे। फिर हरिशेन जो है गाइस किसके? समुद्रगुप्त, इन्होंने ही लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, उसके बाद वाण भट्ट है और वो हर्ष के समकालीन थे या उनके दरबारी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखी थी गाइस? हर्षचरित लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, सही जोड़। ओके, इसमें लिखा है जो भोज है धार, दुर्गावती आपका गोंडवाना में, और समुद्रगुप्त आपका विदिशा, और जो है अशोक आपका उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, फिर लिखा है प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। तो इसमें लिखा है भीलसा मध्य प्रदेश में, और द्वार समुद्र आपका कर्नाटका में, जो है हले विडू में, और जो है गिरिनगर आपका गुजरात में है, और थानेश्वर हरियाणा में। तो गाइस यहाँ जो है हमारा जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है, वो कंप्लीट होता है, ख़त्म हो जाते हैं इसके सारे क्वेश्चन। इसके टोटल जो है हमने 4 पार्ट देख लिए, ये हो गया ख़त्म। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इस चैप्टर के साथ जो कि लिखा है भारत में स्थापत्य कला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।